चलिए मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और आप सभी लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आप जो त्रैमासिक एग्जाम दे रहे थे उसका एकदम 100% करेक्ट आंसर एकदम यहाँ पर ही मिलेगा। और आप सभी लोग को बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाला जो है मिलवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे चीज़ों का जो बहुत सारा प्रश्न है उसका क्वेश्चन आंसर गलत बताया है। हम अभी देखे हैं यूट्यूब पर। तो आप सभी लोग क्या कीजिए कि न्यू स्काई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप सभी को आज साइंस का त्रैमासिक एग्जाम का आप सभी को क्वेश्चन आंसर मिलाने वाले हैं और आप सभी लोग एक एक प्रश्न का मिलाइए और आप देखिए कि आपका कितना सही हुआ और आप कितना बोर्ड एग्जाम का तैयारी किए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी लोग मिलाइए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही मार्क किया है आप। ठीक है, तो हम लोग आज साइंस का मिलाने वाले। देखिए एकदम ओरिजिनल पेपर है, एकदम ओरिजिनल पेपर है जो आज जो एग्जाम हुआ है आप देख रहे होंगे। एकदम ओरिजिनल पेपर देख रहे हैं, 112 विषय कोड है। ठीक है, जो क्लास 10th का जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुआ है जून 2025 जो 27 तारीख को हुआ है। मुझे थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन आपको आराम से इसको क्या कीजिए कि क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए। एक क्वेश्चन ऑफलाइन में जो न्यू स्काई कोचिंग में पढ़ाया गया है, टोटल क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम मैच किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी के लिए न्यू स्काई यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए हम लोग आंसर को मिलाते हैं। देखिएगा आज क्लास जो 10th का साइंस का हम लोग मिलाने वाले हैं और जो है इसमें जो टोटल जो है 98 प्रश्न थे। कुल प्रश्न की संख्या कितनी थी? 98 था, जिसमें जो 70 है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 20 जो है सब्जेक्टिव, फिर 8 जो थे लॉन्ग क्वेश्चन थे और इस तरीके से 8 नंबर थे। इस तरीके से टोटल 98 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें समय मिला था 2 घंटे 30 मिनट का। 2 घंटे 30 मिनट का समय मिला था और इसको बेहतरीन तरीके से बनाने का बहुत ही ज्यादा समय मिल गया। 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय मिला। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारा चीज आप नियम को फॉलो किए ही होंगे। देखिए सबसे पहला जो है हम लोग वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट कीजिए, बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आप बताइएगा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। एकदम बिल्कुल राइट आंसर है आपका, आभासी और सीधा होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी को कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है अनंत और ऑप्शन सी में है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए। तो बताइए क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है आभासी सीधा, ऑप्शन बी में है वास्तविक उल्टा और ऑप्शन सी में है आभासी उल्टा और ऑप्शन डी में है वास्तविक सीधा। बताइए क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्या होता है? 4 का हो जाएगा राइट आंसर, एकदम बिल्कुल बी, वास्तविक उल्टा। क्या होता है? वास्तविक उल्टा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुख्य अक्ष होता है। पहला ऑप्शन है दर्पण की सतह की लंबवत रेखा, और ऑप्शन बी है केंद्र और ध्रुव से गुजरती है और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए आप सभी लोग। 5 नंबर का राइट आंसर एकदम बिल्कुल क्या होगा?
सी, दर्पण की सतह की लंबवत रेखा और केंद्र ध्रुव से गुजरती है। ठीक है, 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऑप्शन ए में है उसकी फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन ए में है उसकी फोकस दूरी के बराबर, और ऑप्शन बी में है उसकी फोकस दूरी का दुगुना, उस ऑप्शन सी में उसकी फोकस दूरी का आधा, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप एकदम बिल्कुल मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी फोकस दूरी का आधा। फोकस दूरी का क्या होता है, आधा, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 7 नंबर, उत्तल दर्पण हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा बनता है, ऑप्शन ए में है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, ऑप्शन बी में आभासी सीधा प्रतिबिंब, और ऑप्शन सी में बड़ा प्रतिबिंब, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए आप सभी लोग क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या करेक्ट है। चलिए अगला हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फोकस दूरी की इकाई होती है। फोकस दूरी की इकाई होती है। फोकस दूरी की इकाई क्या होती है, ऑप्शन ए में है डायोप्टर, और ऑप्शन बी में है मीटर, और ऑप्शन सी में है कैंडेला, और ऑप्शन डी में है पास्कल। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए डायोप्टर। क्या होगा, ए डायोप्टर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकते हैं, ऑप्शन ए केवल दर्पण में देखे जा सकते हैं, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी हमेशा छोटा होता है, और ऑप्शन डी हमेशा सीधा होता है। बताइए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है कि नहीं, बताइए जल्दी से। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है कि नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है कि नहीं, हाँ पर्दा पर दिखाया जा सकता है। चलिए आगे है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए में है छोटा आभासी, ऑप्शन बी में है समान आकार सीधा, ऑप्शन सी में है बड़ा वास्तविक, और ऑप्शन डी में है समान आकार और उल्टा। बताइए 10 नंबर का क्या होगा। तो 10 नंबर का एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, समान आकार और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, पश्चर्व व्युत्क्रम देखा जाता है। पश्चर्व व्युत्क्रम देखा जाता है, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए त्रिज्या, ऑप्शन बी व्यास, और ऑप्शन सी फोकस दूरी, और ऑप्शन डी ऊंचाई। बताइए ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी 12 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वाहनों में यानी गाड़ी, वाहन यानी गाड़ी में पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण होता है। पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 13 नंबर का बताइए जल्दी जल्दी आंसर। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 13 नंबर का क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो वाहन में हम लोग कौन सा दर्पण को गाड़ी पीछे देखने के लिए करते हैं, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के द्वारा, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा हो, तो बताइए। ऑप्शन ए में है अधिक बड़ा, ऑप्शन बी में है छोटा, ऑप्शन सी में है सीधा, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, एकदम करेक्ट आंसर है। 14 का क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन डी है दर्पण के पीछे। बताइए 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, फोकस पर। किस पर, फोकस पर। 15 का एकदम राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है बताइए। ऑप्शन दर्पण सूत्र क्या है, तो ऑप्शन ए में है,
वन बाई एफ बराबर वन बाई यू माइनस वन बाई वी माइनस वन बाई यू। उसके बाद ऑप्शन बी में वन बाई एफ बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई वी। उसके बाद ऑप्शन सी में एफ बराबर यू प्लस वी। उसके बाद ऑप्शन डी में है वी बराबर एफ प्लस यू। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। दर्पण सूत्र को आपको एकदम सिद्ध करके बताया गया होगा। बताइए जल्दी से ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो दर्पण सूत्र कौन सा होता है बताइए, प्लस वाला कि माइनस वाला। प्लस वाला होता है कि माइनस वाला, बताइए जल्दी से। दर्पण सूत्र कौन होता है, प्लस वाला होता है बच्चों की माइनस वाला। तो ये वाला प्लस वाला दर्पण सूत्र और माइनस वाला कौन सा सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम 16 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है फोकस पर, ऑप्शन बी है ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र और ऑप्शन डी आनंद पर। बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो एकदम करेक्ट होगा हमारा वक्रता केंद्र यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्या है, उत्तल दर्पण हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा बनता है वास्तविक और उल्टा, आभासी और बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब। बताइए 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, यानी 18 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा कौन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है। समतल दर्पण है उसका उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में 1 से कम, ऑप्शन बी में 1 से अधिक, ऑप्शन सी में अनंत और ऑप्शन डी में 1 के बराबर। तो क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है, 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 19 का एकदम बिल्कुल करेक्ट क्या होगा, डी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी में आभासी और सीधा, ऑप्शन सी में आभासी और उल्टा और ऑप्शन डी में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बताइए जल्दी से 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल 100% ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब निम्न में से कौन सही नहीं है। बताइए ऑप्शन ए में है आभासी और सीधा, ऑप्शन बी में वस्तु के समान के आकार, ऑप्शन सी पसर रूप से उल्टा और ऑप्शन डी है छोटा। बताइए जल्दी से 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एकदम बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर डी यानी छोटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो एकदम राइट आंसर होगा कौन सा हमारा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। 22 का क्या होगा, सी। 22 का एकदम बिल्कुल राइट है, 22 का एकदम बिल्कुल सी राइट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है बताइए। वस्तु की दूरी का दुगना, वस्तु की दूरी का आधा, वस्तु के दूरी के बराबर शून्य होता है। बताइए जल्दी। 23 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी एकदम कमेंट करके भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। जल्दी जल्दी बताइए 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 23 का एकदम वस्तु के दूरी के बराबर होता है, वस्तु के दूरी के क्या होता है, बराबर, यानी 23 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी में आभासी और छोटा, ऑप्शन डी में वास्तविक और सीधा। चलिए बताइए जल्दी से 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर का राइट आंसर एकदम बिल्कुल भी होगा आभासी सीधा और बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री का पहला ही क्वेश्चन एकदम दे रहा है, दूध से दही बनने की क्रिया का उदाहरण है। बताइए तो जल्दी से। दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध उसको बनाएंगे। दूध से दही तो बन गया, दही से दूध बनेगा। बताइए जल्दी से कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विघटन का या उदासीनीकरण का। जल्दी से बताइए 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनने की क्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में है विद्युत अपघटन,
ऑप्शन बी में उबालना, ऑप्शन सी में जंग लगना और ऑप्शन डी में है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी में है प्रकाश संश्लेषण। बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम बिल्कुल राइट होगा कौन? डी, यानी 26 नंबर का एकदम बिल्कुल राइट आंसर कौन होगा? डी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। जल्दी से बताइए तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? ऑप्शन ए में है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी में है कागज का जलना और ऑप्शन सी में है कागज को फाड़ना और ऑप्शन डी में है पानी में नमक घोलना। जल्दी जल्दी एकदम कमेंट कीजिए निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन बताइए जल्दी से। 27 का क्या होगा? 27 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कागज का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? बताइए जल्दी से। नीला होता है, सफेद होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है, यानी 28 नंबर का एकदम बिल्कुल आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का? तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी भी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? जब जिंक यानी जेडन, जब जिंक जो है जेडन जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर देता है तो क्या बनाता है? बताइए जल्दी। कौन सा गैस को मुक्त करता है, छोड़ता है? ऑक्सीजन गैस तो नहीं छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, नाइट्रोजन नहीं छोड़ता, यानी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह क्या होता है? बताइए। ऑप्शन ए में है अपचायक, ऑप्शन बी में है ऑक्सीकारक और ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटक और ऑप्शन सी में है उत्प्रेरक। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो हमारा आंसर एकदम बिल्कुल 31 का राइट क्या होगा? अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। लोहे में जंग लगना एक है, लोहा में जंग लगना है क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लगना है क्या है? भौतिक परिवर्तन है। संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या रेडॉक्स अभिक्रिया? बताइए तो 32 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? एकदम 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो संयोजन अभिक्रिया मान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगला 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हमारा कली चूना का नहीं होता है, ये भी हमारा नहीं होता है, ये भी हमारा नहीं होता है, यानी CaO, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर भी बोलते हैं या तो कली चूना बोला जाता है। ठीक है, CaO CH3 हो गया संगमरमर का, सॉरी ये संगमरमर का हो गया। CaO होता है किसका? कली चूना का सूत्र। चलिए यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार। जब अम्ल रहेगा और क्षार अभिक्रिया करेगा। बताइए। ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है विघटन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल सी राइट होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पढ़े थे हम लोग कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है जिसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण। चलिए आगे देखते हैं कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाता है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस कौन सा होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया तो निकलने वाला गैस कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है SO2, ऑप्शन बी में NH3, ऑप्शन सी में है CO2 और ऑप्शन डी में है NO2। बताइए तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी NO2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए कौन ऐसा धातु है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन ए में मैग्नीशियम है, ऑप्शन बी में जिंक है और ऑप्शन डी में लोहा है और ऑप्शन सी में तांबा है। बताइए जल्दी से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा गुरुजी एक तो एकदम इजी है, तांबा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होता, उष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषित हो रहा। तो देखिए एकदम हमारी आंसर उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 38 का। आगे देखिए बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफेद अपक्षेप निम्नलिखित में क्या होता है? बताइए जल्दी से। VaCl2, VaSO4, Na2SO4, ऑप्शन नंबर सी में एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए जल्दी से क्या होगा? 39 नंबर का एकदम कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा होगा। जल्दी बताइए 39 का क्या होगा?
तो 39 का क्या होगा बताइए जल्दी से, यानी कि VSO4। अगला देखिए, अगला है बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण, मिश्र धातु, विद्युत अपघटन, विद्युत अभिलेपन। बताइए जल्दी से क्या कहते हैं? विद्युत अभिलेपन कहते हैं या परिष्करण कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं या विद्युत अपघटन? बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से, 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत लेपन कहते हैं इसी को। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? बताइए जल्दी से। देखिए 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 गो। गलत हो गया पहला नंबर हमारा ऑप्शन, तो ऐसे गलत हो गया। उसके बाद देखिए N2 2 गो नाइट्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन 1 गो है, हाइड्रोजन 3 गो है। दूसरा नंबर ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। तीसरा नंबर देखिए Ca है, C एगो है, O2 2 गो है, यानी C एगो है, ऑक्सीजन एगो है। ये ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, ये सही है नहीं? यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है? सही है। 41 नंबर का एकदम बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 41 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, श्वसन में किस प्रकार की क्रिया होती है? जब हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो कौन सा अभिक्रिया होता है? बताइए। संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए में है संयोजन, ऑप्शन बी में है ऊष्माक्षेपी, और ऑप्शन सी में है विस्थापन, और ऑप्शन डी में है ऊष्माशोषी। बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। यानी श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे है कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा 43 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताइए रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है? लोहे का जंग लगना, ऑप्शन ए में है लोहे का जंग लगना, ऑप्शन बी में दूध का खट्टा होना, ऑप्शन सी में पानी का उबलना, और ऑप्शन डी में है कोयले का जलना। जल्दी बताइए 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 44 नंबर का एकदम ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से, सी, पानी का उबलना। उसके बाद कॉपर सल्फेट गोल का रंग क्या होता है? बताइए जल्दी से। हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है। बताइए जल्दी से कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? 45 नंबर का एकदम राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो 45 नंबर का एकदम नीला होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है? कोई अभिक्रिया नहीं होता है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, जरूर कुछ ना कुछ अभिक्रिया जरूर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए तो ऐसी गलती है हमारा। लोहे पर तांबा की परत जम जाती है, यानी कॉपर सल्फेट डालने, यस, यानी लोहे पर तांबा की परत जम जाती है। यानी हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी गलत है। चलिए यहाँ देखिए, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है? जब लेड नाइट्रेट में और उसको गर्म किया गया तो क्या देखा जाता है? सफेद धुआं? नहीं, एकदम गलत है। हरी गैस? एकदम बिल्कुल गलत है। लाल धुआं निकलता है? नहीं निकलता है। एकदम भूरा धुआं निकलता है और अथवा हल्का पीला सा अवशेष होता है। ठीक है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 48 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है? ये तो एकदम बिल्कुल आसान है। हम लोग श्वसन लेते, खाना पीना खाते, कोशिका में गया ऊर्जा, ये श्वसन क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 48 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ग्लूकोज पौधे में किस प्रकार, ग्लूकोज जो है पौधों में किस रूप में जमा होता है? तो एकदम बिल्कुल स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर 49 का क्या होगा? सी होगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस का स्राव होता है? ऑप्शन पेट से नहीं, और से नहीं, रासनली से नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत से। हमारा राइट आंसर 50 का एकदम ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। पतियों में रंग का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी रक्षक कोशिकाओं द्वारा। ये सब एकदम बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? अस्थि कहलाता है? नहीं। मज्जा गुहा कहलाता नहीं। डेंटाइन कहलाता नहीं, यानी इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनेमल। यानी 52 नंबर क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, लार निम्नलिखित में से किस ग्रंथि? लार ग्रंथि से मारिए, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट है 53 का। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है 54, निम्न में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? डेडुनम नहीं है, डेडुनम भाग है, जेजुनम भी भाग है, कोलोन भी है, यानी इलियम नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 54 का डी एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखते हैं, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है?
गोबर छत्ता में किस प्रकार का परजीवी पोषण, स्वपोषण, मृतजीवी पोषण और इनमें से कोई नहीं। बताइए तो ऑप्शन नंबर एकदम इसका एकदम हल्का क्वेश्चन है, आप एकदम आराम से बता सकते, बताइए जल्दी से, यानी कि मृतजीवी पोषण। फिर 55 नंबर क्वेश्चन का एकदम आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? तो एकदम इजी है, प्रोटोजोआ नहीं है, सभी जीव नहीं है, कवक नहीं है, यानी सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे जो होते हैं एकदम स्वपोषी है, अपने से भोजन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि 56 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? बताइए जल्दी से। ऊपरी गमीन कोलोन नहीं, अधोगोमी कोलोन नहीं, अनुप्रस्थ कोलोन नहीं, यानी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बताइए, अपेंडिक्स का कोई काम होता है? नहीं। अपेंडिक्स हमारा शरीर का अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए, आगे 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कांत में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? बताइए। कोशिका मुक्त, भोजन रसदानी, न्यूक्लियस, राइट, ऑप्शन नंबर डी होगा, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। यानी फुटपाथ के द्वारा, किसके द्वारा? फुटपाथ के द्वारा। एकदम सारा का सारा मैच कर रहा है आपको जो पढ़ाया गया। बताइए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। बताइए, ये सब गलत है, ये सब गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 8 से 10 मीटर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? श्वसन क्रिया के बाद कौन बनता है? CO2 O2 नहीं, O2 और H2 नहीं, या CO2 और H2O प्लस में ऊर्जा ATP के रूप में श्वसन क्रिया के उपरांत हमारा बनता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट है, 60 का। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? बताइए। पेशी कोशिका में किण्वन क्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, सभी जीवों में नहीं, यानी ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में हम लोग पढ़े थे, ईस्ट में होता है जो किण्वन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। यानी हमारा 61 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्लूकोज के कितने परमाणु कार्बन से बना होता है? ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु से बना होता है? बताइए। C6 होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही है। तिलचट्टा में श्वसन निम्नकांत में से किसके होता है? ट्रैकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, कोशिका झिल्ली। बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा ट्रैकिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। 64 नंबर देखिए, निम्न कांति में से किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? झींगा में नहीं, सीप में नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कछुआ में हमारा होता है फेफड़ा द्वारा श्वसन की क्रिया। चलिए एकदम 64 नंबर क्वेश्चन का सी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 65। देखिए, रक्त है, रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजी, यानी ये हमारा बिल्कुल सही, गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी 65 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। चलिए, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? बताइए ना जी, ऑप्शन नंबर डी होगा, एकदम ऐसे मार दीजिए, देखिए और आंसर मार दीजिए। 66 का ऑप्शन नंबर डी होगा। रक्तचाप का समान से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? बताइए। रक्तचाप का समान है और समान से अधिक हो गया, समान से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हृदयाघात नहीं, हाइपोटेंशन समान से अधिक होगा तब है, अधिक कम हो गया तब उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, और अधिक हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। यानी 67 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? एकदम ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला था। डिफरेंट के कारण नहीं है, बिल्कुल गलत है। फार्मेशन गलत है, भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो रंग होता है लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। चलिए हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का समान रक्तचाप है? 120/80, 160/80, ऑप्शन डी में है 80/160 और ऑप्शन सी में है 100/80। 100 क्या है? 80। बताइए। ये तो एकदम बिल्कुल आप मार दीजिएगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है एकदम 69 नंबर क्वेश्चन के। 69 का क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए एकदम लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो आओ क्वेश्चन एकदम मर रहा है, सब क्वेश्चन में दम है, आप लोग गए होंगे एकदम 70 में 70 मार्क आए होंगे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या करें? बताइए। तो आप सबके लिए एकदम क्वेश्चन, इसको आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए।
वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मूत्र मार्ग कहते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। अधिवेशन कहते हैं तो एकदम बिल्कुल, न्यूरॉन कहेंगे एकदम बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहते हैं, हम लोग पढ़े थे। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, एकदम बिल्कुल राइट आंसर मिला लिए। चलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए और आप सभी को एकदम बिल्कुल 100% राइट आंसर मिलवाया गया है। बहुत ही धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।